हाँ साथियों नमस्कार। आज हम संसद की पिछली क्लास से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में राज्यसभा को पढ़ा, आज हम लोकसभा को लेकर आते हैं। और आप जानते हैं राज्यसभा की तुलना में लोकसभा थोड़ा ज्यादा विस्तृत है, थोड़ा ज्यादा इसका जो मामला है थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। आज की इस क्लास में पूरी लोकसभा को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। आगे के क्लास में हम फिर लोकसभा संसद के बारे में कुछ सामान्य बातें और कर लेंगे। देखिए, लोकसभा की जब आप बात करते हैं तो लोकसभा का मतलब कौन सा सदन है? लोकसभा का मतलब, हमने राज्यसभा में उच्च सदन देखा था, तो ये कौन सा सदन हो जाएगा? निम्न सदन हो जाएगा। लेकिन ये प्रथम सदन है, निम्न सदन है लेकिन प्रथम सदन है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि यह सदन लोकप्रिय सदन है। और लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि ये जनता का सदन है, जनता को प्रतिनिधित्व दिया गया लोकसभा में, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। समझिए, इसमें लोकसभा के गठन की बात करते हैं हम कि लोकसभा का गठन किस तरीके से, कैसे, क्या सदस्य संख्या वगैरह सारी बात आर्टिकल 81 में इसका जिक्र किया गया। और आर्टिकल 81 कहता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी वो बात कर लेते हैं हम, और दूसरी बात कर लेते हैं कि इसकी वर्तमान सदस्य संख्या वो कितनी है। वर्तमान सदस्य संख्या तो इसकी अधिकतम सदस्य संख्या आर्टिकल 81 में दी गई है और उसमें कहा गया कि 530 सदस्य वो राज्यों से होंगे। जम्मू कश्मीर के बनने से पहले की स्थिति की बात है, ये ध्यान रखना है। अधिकतम की बात तो 530, वर्तमान में क्या है वो हम बात कर लेंगे, जम्मू कश्मीर के बनने के बाद की स्थिति क्या रही है। तो आर्टिकल 81 में कहा गया है अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में कि 530 सदस्य तो कहां से आएंगे? वो राज्यों से आएंगे। और 20 सदस्य आएंगे, वो कहां से आएंगे? वो केंद्र शासित प्रदेश से, यूटी से आएंगे। निर्वाचित सदस्य हैं ये यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से। और ये सारे के सारे सदस्य निर्वाचित की बात है। तो अधिकतम इसकी सदस्य संख्या 550 का जिक्र किया गया संविधान में आर्टिकल 81 में। समझ रहे हैं बात? जबकि वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो जम्मू कश्मीर जब राज्य था तब तो 530 में से 530 सीटें राज्यों की थी। लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो 6 सीटें जो वहां की थी वो हो जाती है यहां पे कम। तो 524 सीटें तो वर्तमान में है राज्यों से, और 19 सीटें पहले 13 थी, जिनमें से 7 सीटें तो अकेले दिल्ली की, और फिर 13 में से 6 सीटें ये जो जम्मू कश्मीर वाली वहां और जुड़ गई, 5 जम्मू कश्मीर की, 1 लद्दाख की। इस तरीके से 543 सीटें वर्तमान में अधिकतम सीटें हो सकती हैं कहां की? लोकसभा में हो सकती है राज्यों से और यूटी से। और ये सारी की सारी सीटें हैं, वो सारी की सारी सीटें कैसी हैं? निर्वाचित हैं। ये ध्यान रखें, सारी की सारी सीटें निर्वाचित हैं। मनोनीत सीटों का प्रावधान आर्टिकल 331 में किया गया है और वो अलग से है। और आर्टिकल 331 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। और यह प्रावधान मूल संविधान में शामिल किया गया था आर्टिकल 331 में, और यह 10 वर्ष के लिए प्रावधान था। आर्टिकल 334 में कहा गया इस बारे में, हम बात करेंगे इसके आगे कैसे कैसे क्या क्या है। 330 की, 331 की, 332 की, 333 की, और साथ में 334 की, सारे बात कर लेंगे आगे। लेकिन फिलहाल यहां मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे। वो 2 आंग्ल भारतीयों का प्रावधान मनोनयन का प्रावधान था। तो इस तरीके से अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो जाती थी। हालांकि आर्टिकल 81 में हमेशा ही 585 कहा गया है, और यह वर्तमान सदस्य संख्या 545 हो जाती थी, वो जो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो अभी किया गया, क्योंकि आप जानते हैं 10 साल के लिए प्रावधान था, और हर 10 वर्ष बाद में जो सीटें, उसके लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो हर 10-10 वर्ष से बढ़ाया जाता रहा। तो 2009 में 95वां संविधान संशोधन किया, 2020 तक बढ़ा दिया 2010 से।
2020 आया तो फिर 104वां संविधान संशोधन किया। SC ST के लिए जो आरक्षण के प्रावधान थे वो तो बढ़ा दिए, 10 वर्ष 2030 कर दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रावधान थे 2 सीटों का जो मनोनयन का प्रावधान था उसके लिए अवधि को बढ़ाया नहीं गया। तो 2020 में वो प्रावधान निष्प्रभावी हो गए। हालांकि आर्टिकल 331 अभी भी है, लेकिन उसके प्रावधान निष्प्रभावी है, लागू नहीं है। इस बारे में हम थोड़ी आगे बात करते हैं। तो ये सदस्य संख्या है वर्तमान में लोकसभा की। अब देखिए, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 543 और अधिकतम सदस्य संख्या 530, लेकिन ये सीटें कैसे कैसे बढ़ी, किस तरीके से बढ़ी। तो हम जब मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में आप इस बात को समझिए कि मूल संविधान में लोकसभा की टोटल सीटों का प्रावधान कितना था, 500 सीटों का प्रावधान था कि लोकसभा की 500 सीटें होंगी मैक्सिमम। प्रावधान होने का मतलब मैक्सिमम सीटों की बात है। वर्तमान में जो 550 है, यहां 500 सीटों का प्रावधान था। 7वां संविधान संशोधन किया गया, और जब 7वां संविधान संशोधन किया गया, और यह किया गया 1956 में, तो इस प्रावधान के माध्यम से किया क्या गया, अब चूंकि 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो अब इसमें 500 सीटें तो रख दी गई राज्यों की, और साथ में 25 सीटें कर दी गई केंद्र शासित प्रदेश की। सीटें बढ़ के हो गई 525। समझ पा रहे हैं आप? ये राज्यों की सीटें हैं, ये केंद्र शासित प्रदेशों की 25 सीटें और कर दी। अब क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन और हुआ, 31वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन होता है 1973 में। और इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों की सीटें बढ़ाकर 525 कर दी, और केंद्र शासित प्रदेशों की, चूंकि कई केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गए थे, इसलिए इनकी सीटें बढ़ा, संख्या कम करके 25 से कम करके 20 कर दी, और सीटें बढ़ के हो गई 545। फिर देखिए 1987 में जब गोवा और दमन दीव राज्य बने, गोवा राज्य बना, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश बना, गोवा एवं दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, और यह अधिनियम कब का है, 1987 का। इसके दायरे अंतर्गत क्या किया गया, 525 से सीटें बढ़ के हो गई 530, और ये सीटें हैं 20, टोटल सीटें बढ़ के हो गई 550। तो वर्तमान में सीटें कितनी है, अधिकतम सीटें 550 है, गोवा एवं दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के बाद से। समझ पा रहे हैं आप? देखिए, हम आगे एक बिंदु इसका पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है लोकसभा में, उसको ध्यान रखें। और उसमें ध्यान रखें, ये है परिसीमन। एक बिंदु आता है परिसीमन का। इस परिसीमन के बिंदु को अगर आपने लोकसभा में समझ लिया तो मैं ये समझता हूं कि आप लोकसभा की सब बातों को बहुत आराम से समझ लेंगे। ये परिसीमन एक ऐसा बिंदु है जिसमें थोड़ा सा जोर आता है। परिसीमन किसे कहते हैं, पहले तो ये समझिए आप। परिसीमन कहते हैं किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करना, कि कोई निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा है, कौन सा एरिया उसमें आता है, उसका सीमांकन करना। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा अलग हटके आपको समझा देता हूं, वहां से आपकी ये सारी बात समझ आएगी। परिसीमन किसे कहते हैं समझिए। भारत में आप जानते हैं लोकसभा की निर्वाचित सीटें 543 है। इसका मतलब सदस्य कितने हैं, 543 सदस्य हैं। आप जानते हैं 543 सदस्य हैं। और चूंकि 543 सदस्य हैं और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुन के आता है। आप जानते हैं लोकसभा की सीटों में, जैसे सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुन के गए, चुनाव लड़ कितने भी सदस्य सकते हैं लेकिन जीतेगा एक ही। राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य जाते हैं, 25। पूरे देश में लोकसभा के कितने सदस्य, 543। तो जब राजस्थान से 25 लोकसभा के सदस्य जाते हैं तो और हर एक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र से जाएगा, इसका मतलब आपको राजस्थान को कितने हिस्सों में बांटना है, 25 हिस्सों में। और हर एक, उस एक हिस्से को क्या कहते हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुन के जाता है। तो जब एक सदस्य चुन के जाएगा तो निर्वाचन क्षेत्र 25 होंगे। ठीक इसी तरीके से पूरे भारत में जब 543 सदस्य हैं तो निर्वाचन क्षेत्र भी कितने होंगे, 543 होंगे, क्योंकि हर एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुन के जाएगा।
क्योंकि हमारे यहां लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्य होते हैं और 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से उतने ही निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जितने की सदस्य होते हैं। तो 543 सदस्य हैं तो 543 ही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे। तो यहां पे पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, इसको परिसीमन कहते हैं। समझिए आप इस बात को, पूरे देश को 543 हिस्सों में बांटा कि ये एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये दूसरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये तीसरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस तरीके से 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। ये निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना क्या कहलाता है? ये परिसीमन कहलाता है। तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना क्या कहलाता है? सीमांकन करना परिसीमन कहलाता है। और ये परिसीमन करते हैं किस बेस पे है? ये सीमांकन किस बेस पे करते हैं? जनसंख्या के आधार पे। इसका बेस जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे इसका सीमांकन किया जाता है। अब इस परिसीमन में समझिए आप, 2 आधार हैं। आर्टिकल 81 में आर्टिकल परिसीमन का जिक्र हालांकि आर्टिकल 82 में है पूरा, तो आर्टिकल 81 में भी कुछ 2 बिंदु है, उनको समझिए आप। पहले आर्टिकल 81 में पहला सिद्धांत तो यह कहता है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य को जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो लोकसभा में प्रत्येक राज्य की सीटों का आवंटन इस रीति से किया जाएगा, मतलब हर राज्य को सीटें जो देंगे वो इस प्रकार से देंगे कि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या का उस राज्य को प्राप्त सीटों की संख्या से अनुपात है वो सभी राज्यों में लगभग एक जैसा हो, यथासाध्य समान हो। समझना इस बात को कि प्रत्येक राज्य को जो सीट देंगे लोकसभा में वो इस रीति से देंगे, इस रीति से विभाजित किया जाएगा कि उस राज्य की जनसंख्या का उस राज्य को प्राप्त सीटों की संख्या से अनुपात है वो सभी राज्यों में लगभग समान हो। जैसे 2 एक समान जनसंख्या वाली राज्यों की सीटें भी एक जैसी होंगी, लगभग एक जैसी होंगी, और एक राज्य की जनसंख्या यदि किसी दूसरे राज्य से जिस अनुपात में ज्यादा है, उस राज्य की सीटें भी उस राज्य से उसी अनुपात में ज्यादा होगी। यदि उसकी जनसंख्या जिस अनुपात में कम है तो उसकी सीटें भी उसी अनुपात में कम होंगी। सीटों का आवंटन राज्यों को जो किया जाएगा जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। यह पहला बिंदु है। तो राज्यों को सीटों का आवंटन इस रीति से किया जाएगा कि उसकी जनसंख्या का और उसको प्राप्त सीटों का आवंटन, सीट है वो जो सीटों का आवंटन वो उसका अनुपात वो क्या हो, सभी राज्यों में यथासाध्य समान हो। यह पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु यह क्या आ गया कि प्रत्येक राज्य में वो जो प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा के, उस निर्वाचन क्षेत्रों में इस रीति से उसे विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसे प्राप्त सीटों की संख्या से अनुपात उस राज्य में यथासाध्य एक जैसा हो। मतलब एक राज्य में भी जब वो निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाएंगे, वो निर्वाचन क्षेत्रों को जो बांटा जाएगा वो इस रीति से बांटा जाएगा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग बराबर हो, वो यथासाध्य समान हो। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब दूसरे बिंदु में निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या है वो लगभग एक जैसी होगी, लगभग बराबर होगी, ये कहा गया है। ये आर्टिकल 81 में कहा गया है। समझना, ये 2 बिंदु दिए गए हैं कि किस तरीके से होगा। और ये आर्टिकल 81 में फिर लिखा गया नीचे कि ये दोनों ही नियम ऐसे राज्यों पे लागू नहीं होंगे, ऐसे राज्यों पे लागू नहीं होंगे जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है। ये ध्यान रखना, ऐसे राज्यों पर ये दोनों नियम लागू नहीं होंगे जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ये इसलिए किया गया ताकि छोटे राज्यों को भी वहां पे प्रतिनिधित्व दिया जा सके लोकसभा में, क्योंकि यदि उस नियम से चलेंगे तो छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या बहुत कम है उनको तो बेचारों को फिर प्रतिनिधित्व मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए ये कहा गया ये नियम उन राज्यों पर लागू नहीं होगा। तो 2 नियम है, एक तो राज्यों को सीटें जनसंख्या के अनुपात में मिलेगी, दूसरा निर्वाचन क्षेत्रों में जो बांटा जाएगा वो इस प्रकार से बांटा जाएगा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या लगभग बराबर हो। इस तरीके से समझ रहे हैं आप? ये परिसीमन का पहला आधार समझिए आप। पहली बात तो परिसीमन किसे कहते हैं?
निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना, और सीमांकन किस आधार पे करना, जनसंख्या के आधार पे करना। और जनसंख्या के आधार पे ये दो चीजें कर दी, राज्यों को सीटें जनसंख्या के आधार पे दे दी, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जनसंख्या के आधार पे कर दिया, बराबर बराबर जनसंख्या। ठीक है, चलिए इसके आगे समझिए आप आगे की बात। आर्टिकल 82 कहता है कि ये जो जनसंख्या है जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये जनसंख्या का मतलब क्या है, इस जनसंख्या का मतलब प्रत्येक जनगणना के बाद में ऐसा किया जाएगा। प्रत्येक जो जनगणना है, जो हाल ही में जो जनगणना की गई है, जो किसी भी चुनाव के जस्ट पहले जो जनगणना की गई, उस जनगणना को आधार माना जाएगा, उस जनगणना के आधार पे और ये किया जाएगा। समझ रहे हैं आप। और आर्टिकल 82 ने आगे कहा, एक बात तो ये कही, एक बात ये कही कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद क्या करेगी, संसद एक विधि बनाएगी और उस विधि बनाकर इसके लिए ये क्या करने के लिए, परिसीमन करने के लिए, परिसीमन करने के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। प्राधिकारी शब्द लिखा गया, एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी। प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी, मतलब कोई आयोग का गठन करेगी। यहां आयोग समझ लीजिए। तो संसद कानून बनाएगी और संसद कानून बनाकर एक आयोग का गठन करेगी, और संसद ने कानून बनाया फिर इसके अकॉर्डिंग, और कानून बनाकर क्या किया, इस संसद ने पहला परिसीमन अधिनियम बनाया 1952 में, दूसरा परिसीमन अधिनियम बनाया 1962 में, तीसरा परिसीमन अधिनियम बनाया 1972 में। क्योंकि हर जनगणना के बाद, क्योंकि प्रत्येक जनगणना के बाद ऐसा होना था, तो संसद प्राधिकारी बनाती रही और ऐसा तय करती रही। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप समझना, जब आर्टिकल 82 में लिखा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद में संसद विधि बनाकर चूंकि प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, विधि बनाकर एक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी, और इस प्राधिकारी का मतलब आयोग का गठन करेगी, तो संसद ने प्रथम परिसीमन अधिनियम बनाया, और प्रथम परिसीमन अधिनियम मतलब विधि है। ये संसद विधि बनाएगी तो ये विधि है, ये प्रथम परिसीमन अधिनियम 1952, और इसके तहत जो आयोग बना इस विधि के तहत, वो पहला परिसीमन आयोग, ये आयोग बना 1952 में। समझ रहे हैं आप। फिर ऐसे ही संसद ने दूसरा परिसीमन अधिनियम बनाया, और दूसरा परिसीमन अधिनियम बनाया 1962 में। इसके तहत दूसरा परिसीमन आयोग बना, और दूसरा परिसीमन आयोग बना 1962 में। फिर ऐसे ही संसद ने फिर 1971 की जनगणना के लिए तीसरा परिसीमन अधिनियम बनाया, और तीसरा परिसीमन अधिनियम 1972 में। तो इसी आधार पे तीसरा परिसीमन आयोग बना, और तीसरा परिसीमन आयोग बना 1972 में। क्या आप समझ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जब तीसरा परिसीमन आयोग आया और उसके तहत जब सब चीजें तीसरी बार परिसीमन हुआ, तो अब क्या हुआ, इसके बाद में एक संविधान संशोधन किया गया। आप जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देख लीजिए। 42वां संविधान संशोधन किया, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके, और यह कह दिया कि अब लोकसभा की सीटें 2001 ईस्वी तक नहीं बढ़ाई जा सकती। 2001 ईस्वी तक फिक्स कर दी। ये इसलिए किया गया क्योंकि जिन राज्यों की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही थी, उन राज्यों की सीटें भी उसी अनुपात में बढ़ रही थी। तो एक तरफ भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण के प्रोग्राम को अपना रही थी कि जनसंख्या को कम करे, और दूसरी तरफ जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही थी उनको ज्यादा लाभ दे रही थी। तो जो राज्य ऐसे राज्य जो जनसंख्या को कंट्रोल करने की दिशा में काम कर रहे थे, उनकी मुख्य शिकायत ये थी कि एक तरफ तो हम जनसंख्या को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, एक तरफ आप हमारा नुकसान कर रहे हैं, लोकसभा में हमारी सीटें कम कर रहे हैं। तो इस आधार पर फिर जनसंख्या 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में किया गया, और कह दिया कि अब सीटें 2001 तक नहीं बढ़ेंगी, चाहे जनसंख्या कितनी भी बढ़े। और जो परिसीमन है 1971 की जनगणना के आधार पे जो कर लिया वो कर लिया, ओके है, बात खत्म। समझ रहे हैं आप।
तो इस परिसीमन के आधार पर 2001 तक काम चलता रहा, उसके बाद परिसीमन हुआ ही नहीं। हो भी कैसे सकता था, 1971 के आधार पे तो लास्ट में हो ही गया था, सीटें बढ़ नहीं रही है, तो परिसीमन नहीं हुआ। फिर 2001 जब आया तो फिर एक संविधान संशोधन और किया गया, 82वां संविधान संशोधन 2001 में। ध्यान रखें 42 को 2 से गुना करेंगे 84 हो जाएगा। और 2000 में ये संविधान संशोधन करके अब कह दिया कि ये सीटें 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। यहां 76 से 25 साल 2001 किया, या फिर 2001 से 25 साल और कर दिए, 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। लेकिन साथ में यह कहा कि लेकिन सीटें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। इससे पहले जनगणना 1991 में ही हुई थी, 2001 वाली तो अभी चल रही थी। तो परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है, सीटें तो नहीं बढ़ेगी। फिर परिसीमन करने का क्या मतलब हुआ, तो जैसे मान लीजिए 1971 की जनगणना के आधार पे ये समझिए कि ये 4 सीटें हैं और इनमें बराबर बराबर जनसंख्या में ही तो बांटा, समझना आप। अब सीटें तो 4 ही रहेंगी, लेकिन 2001 तक ये 30 सालों की में जनसंख्या का वितरण क्या समान रहेगा क्या। मान लीजिए ये 20-20 लाख की जनसंख्या चारों में 1971 में, लेकिन 2001 तक आते आते हो सकता है 20 का यहाँ तो 30 हो जाए, यहाँ 20 का 35 हो जाए, हो सकता है यहाँ पे 20 का 25 रहे और यहाँ हो सकता है 30 रहे। तो अब यहाँ पे जो जनसंख्या का वितरण दोबारा करेंगे, जो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे बराबर बराबर जनसंख्या वापस आए, तो यहाँ देखिए 25 है, यहाँ 35 है, तो इसकी ये क्षेत्र इसमें शामिल कर देंगे, बढ़ा देंगे थोड़ा, तो जनसंख्या चारों में फिर बराबर बराबर कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ सीटें तो 4 ही रहेंगी, लेकिन परिसीमन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। ये क्या कहा गया, सीटें तो उतनी रहेंगी 2026 तक जैसे 1971 में थी, लेकिन 1991 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। तो इस बेस पे फिर चौथा परिसीमन आयोग, संसद ने चौथा परिसीमन अधिनियम पारित किया 2001 में, और इसके तहत फिर क्या हुआ 2002 में, और इसके तहत फिर चौथा परिसीमन आयोग आया 2002 में, जिसके तहत क्या होना था, परिसीमन होना था। लेकिन इस आयोग ने काम शुरू किया 2004 से, तब तक 2001 की जनगणना आ गई। तो फिर बाद में एक संविधान संशोधन किया गया 87वां, और 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा फिर यह प्रावधान कर दिया गया कि ये जो 2026 वाली बात तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो परिसीमन जो 1991 के आधार पर किया जा रहा था, अब ये परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। तो फिर इस चौथे परिसीमन आयोग ने जो परिसीमन किया वो कौन सी जनगणना के आधार पर किया, वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया। ये ध्यान रखना, चौथे परिसीमन आयोग ने फिर परिसीमन जो किया वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया, क्योंकि इस चौथे परिसीमन आयोग ने काम कब से करना शुरू किया, 2004 से काम करना शुरू किया, 2008 तक इसने काम किया। इस आयोग ने न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष जो चौथे परिसीमन आयोग के थे न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस परिसीमन आयोग ने ये ऐसा काम किया, पूरे देश के लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया। देखिए परिसीमन में 2-3 चीजें और समझना आप, खास बातें। एक बात तो ये कि जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, वही परिसीमन आयोग विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन करता है। मैं अगले बिंदु में कह देता हूं। एक बात तो ये ध्यान रखें कि जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, वही आयोग राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन करेगा। इसका मतलब जो राजस्थान को 25 भागों में बांट रहा है, लोकसभा की 25 सीटें हैं, वही आयोग राजस्थान को 200 भागों में भी बांटेगा। मतलब राजस्थान की लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन उसने किया, तो राजस्थान की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का भी परिसीमन किया। और न केवल राजस्थान, बल्कि ये समझिए कि जो भारत को 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटता है, वही परिसीमन आयोग भारत को 4120 विधानसभा क्षेत्रों में भी बांटता है। ये समझिए आप। तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी वही आयोग करेगा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी वही आयोग करेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात आप ये भी समझिए
कि ये जो परिसीमन आयोग है, इस परिसीमन आयोग के जो निर्णय होते हैं, ये निर्णय न्यायिक समीक्षा के परे होते हैं। मतलब इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं, मतलब न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये समझ लीजिए आप। इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसका मतलब है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ रहे हैं आप? एक बिंदु और ये समझिए कि ये जो परिसीमन आयोग के निर्णय होते हैं, ये निर्णय क्या होते हैं? ये निर्णय आगामी जो लोकसभा है उसके ऊपर प्रभावी होते हैं। वो जो लोकसभा चल रही होती है उसके ऊपर प्रभावी नहीं होंगे। जैसे जो चौथे परिसीमन आयोग ने मान लीजिए 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, 2004 से 2008 तक काम तो किया, तो 2008 में जब रिपोर्ट सौंपेगा उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें वो निर्णय प्रभावी होंगे। जो चल रही लोकसभा, जैसे मान लीजिए 2004 से 2009 तक चल रही थी, तो 2008 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, तो 2008 में जो लोकसभा चल रही थी उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें इसके निर्णय प्रभावी होंगे और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात आर्टिकल 329 में कही गई है, ध्यान रखना, आर्टिकल 329 में। चलिए, ये इसके कुछ बिंदु थे। अब मैं जब ये कह रहा हूं कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जनसंख्या के आधार पर होता है, तो मुझे ये बताएं, जब लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करेंगे तो जनसंख्या के आधार पर जब करेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र छोटे बड़े होंगे कि नहीं होंगे? निश्चित तौर पे होंगे। कौन से क्षेत्र के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पे ज्यादा बड़े होंगे? जहां की जनसंख्या घनत्व कम होगा, डेंसिटी कम होगी, और जहां डेंसिटी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहां के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोटे होंगे। सीधी बात है, मेट्रो सिटीज के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोटे होंगे। रेगिस्तान या जो जहां पे पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, जहां का जनसंख्या घनत्व बहुत विरला है, कम है, वहां के निर्वाचन क्षेत्र वो बड़े होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, मैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं केवल, तो सबसे बड़े की बात करें अगर क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख। ये कितना बड़ा है? 1,76,266 वर्ग किलोमीटर। आप समझिए इस बात को कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा है। राजस्थान का वो जो क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239, इतना ही तो है। अब ये देखिए 1,76,266, मतलब आधे राजस्थान के बराबर एक ही सीट है लद्दाख की, वहां से एक सदस्य आता है। इतना बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और ये तो पहले नंबर का सबसे बड़ा है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो बाड़मेर है। बाड़मेर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान का है, और ये है वो लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो पहले में और दूसरे में कितना बड़ा फर्क है, इससे 2.5 गुना बड़ा है, ये समझ सकते हैं आप। पहले में और दूसरे में कितना बड़ा डिफरेंस है। तीसरे नंबर पे आपके कच्छ है, गुजरात। चौथे नंबर पर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, और 5 नंबर पर पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश। ये 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अगर सबसे छोटे की बात करें तो देखिए चांदनी चौक। और चांदनी चौक का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली में जो है, ये दिल्ली में है, ये 10 वर्ग किलोमीटर का है। मात्र 10 वर्ग किलोमीटर। ये 10 तो हो सकता है हम यहां भूल ही गए होंगे। यहां कहां 1,76,266 वर्ग किलोमीटर का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यहां मात्र 10 वर्ग किलोमीटर का एक निर्वाचन क्षेत्र। यहां से भी एक सदस्य चुन के जाता है, यहां से भी एक सदस्य चुन के जाता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़े की बात करें तो मल्काजगिरी, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें
इस दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तो मल्काजगिरी तेलंगाना में है, लगभग 29 लाख जनसंख्या का वो है। और सबसे छोटे की बात करें जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो लक्षद्वीप, लगभग 48,000 की जनसंख्या, यहां 29 लाख के करीब, यहां 48,000 के करीब। तो ये डिफरेंस है, ये समझिए आप। इस तरीके से लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की ये विभिन्नता है, समझ पा रहे हैं आप। जनसंख्या में क्योंकि 60 लाख से कम जनसंख्या जहां की है वहां तो ये नियम लागू नहीं होगा ना, तो इसको भी, लक्षद्वीप को भी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए ये दिया गया। कई राज्य हैं ऐसे जिनको इस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। चलिए ठीक है, इस तरीके से लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का बिंदु है ये। मैं समझ रहा हूं ये सबसे कठिन बिंदु है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए अगला इसका एक बिंदु है, वो है आरक्षण। इस आरक्षण के बिंदु को समझिए, आर्टिकल 330 में है और आर्टिकल 334 में भी है। दो बिंदु है इसमें, दोनों आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 330 और 334 दोनों को समझिए पहले, उसके बाद हम आगे समझते हैं बात। देखिए हमारे यहां आरक्षण जो दिया गया आर्टिकल 330 में एससी और एसटी का आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में जो आरक्षण दिया गया एससी को दिया गया और एसटी को दिया गया, और ये किस आधार पर दिया गया? राज्य की जनसंख्या में एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में, एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात में, जिस अनुपात में इनकी जनसंख्या होगी उस अनुपात में इनको आरक्षण मिलेगा लोकसभा में। इस तरीके से ध्यान रखें, महिलाओं के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए केवल पंचायती राज में है और नगर पालिकाओं में। लोकसभा, विधानसभा कोई आरक्षण नहीं है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद में तो एससी एसटी का आरक्षण भी नहीं, आरक्षण का प्रावधान ही नहीं। समझिए आरक्षण का जो प्रावधान दिया गया, इस आधार पे हम बात करें तो एससी की कुल सीटें लोकसभा में कितनी है? एससी की टोटल सीटें जो लोकसभा में प्रदान की गई वो कितनी है? तो ध्यान रखें 84 सीटें हैं। और एसटी की सीटें जो लोकसभा में प्रदान की गई वो कितने हैं? 47 है। एससी की सीटें 84 हैं, एसटी की सीटें 47 हैं। अगर सबसे ज्यादा सीटों की बात करें तो एससी की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में हैं। कितनी सीटें? 17 सीटें। और एसटी की सबसे ज्यादा सीटें एमपी में, मध्य प्रदेश में है। कितनी सीटें? 6 सीटें। एससी की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। एसटी की सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में है, 6 सीटें। हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एससी की सीटें कितनी हैं? 25 में से 4। और एसटी की सीटें कितनी हैं? 3। एससी की सीटें कहां कहां, कौन कौन सी हैं? तो देखें, गंगानगर, बीकानेर, भरतपुर और करौली धौलपुर। करौली धौलपुर की दोनों की मिला के एक सीट है। तो इस तरीके से 4 सीटें हैं। एसटी की बात करें तो एसटी की एक तो है दौसा, एक है उदयपुर और एक है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये 3 सीटें, समझ रहे हैं आप? देखिए दौसा में मीणा बाहुल्य है, यहां भील बाहुल्य है, यहां भील बाहुल्य है। तो जहां एसटी की जनसंख्या ज्यादा है वहां ये सीटें दी गई है। तो इस तरीके से राजस्थान में सीटों का प्रावधान ये है। अब ये आरक्षण कितने समय तक रहेगा, ये आर्टिकल 334 में कहा गया है कि कितने समय तक ये आरक्षण रहेगा। और 334 में मूल संविधान में 10 वर्ष का प्रावधान था। ये 10 वर्ष के प्रावधान की बात है, मूल संविधान की बात बता रहा हूं आपको।
और मतलब 1960 तक था। 1960 है, उससे पहले फिर वहां कह दिया गया 20 वर्ष के लिए, मतलब 1970 तक। 1917 है, उसके पहले उस लिए संविधान संशोधन करके वहां 30 वर्ष लिख दिया। मतलब हर 10-10 साल के लिए इसको बढ़ाया जाता रहा। 2009 में 95वां संविधान संशोधन किया और इस 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इसका आरक्षण की अवधि 2010 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 2020 कर दी गई। फिर 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया गया और इसके आरक्षण की सीमा SC/ST की बढ़ाकर 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दी गई। तो वर्तमान में आरक्षण कब तक लागू है, 2030 तक है। ये ध्यान रखना आपको, 2030 तक लागू रहेगा SC/ST का आरक्षण संसद में, लोकसभा में और विधानसभाओं में। ये 2030 तक कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन ध्यान रखें, इस 104वें संविधान संशोधन की खास बात यह है कि आर्टिकल 331 में जो प्रावधान था वो प्रावधान आगे नहीं बढ़ाया गया है। 2020 में ये वहीं पे निष्क्रिय हो गए हैं। इसकी बात अभी हम मनोनयन की बात करेंगे, वहां कर लेंगे। तो मैं समझ रहा हूं कि आपकी यहां तक की सारी बात समझ आ गई होगी। देखिए, आप एक जगह कंफ्यूज होंगे, और कहां पे होंगे, आपसे पूछेंगे कि लोकसभा की सीटें अब कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती। वो 2026 आपको याद है, पक्के तौर पे आप 2026 याद कर लेंगे। बाई चांस आपसे पूछ लें कि आरक्षण की, लोकसभा में आरक्षण की अवधि वो अब कब तक बढ़ा दी गई है, तो आपको उसमें भी 2026 याद रह सकता है, जबकि आरक्षण में हर 10 वर्ष से बढ़ता है, वो ध्यान रखें। तो 10 के गुणक में है 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030 तक। ये 10 के गुणक में बढ़ता है, तो 2026 10 के गुणक में आता ही नहीं है। तो यहां आरक्षण की अवधि में ध्यान रखें 2030 तक है। तो आरक्षण में शायद ये बात आपके समझ आ गई होगी। देखिए, आरक्षण के बाद में हम बात करते हैं लोकसभा की सीटों की। हमने राज्यसभा की सीटें याद की थी, अब लोकसभा की सीटें याद करते हैं। लोकसभा की सीटें भी देखिए बहुत आराम से है, आसान सी है। आप में से कई लोगों को राज्यसभा की सीटें याद होगी पिछली क्लास में। अब आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि राज्यसभा की सीटें याद होगी, अब लोकसभा की सीटें यदि अगर मैंने याद करने की कोशिश की तो लोकसभा की सीटें तो याद होगी नहीं, राज्यसभा वाली भी भूल जाऊंगा। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि राज्यसभा की याद की गई सीटें आपकी लोकसभा की सीटें याद करने में अड़चन पैदा नहीं करेगी, बल्कि आपकी मदद करेगी। वहां देखिए, आपने 31, 19, 18, 16, 12 ऐसे याद की थी ना, वो अगर आपके याद है तो यहां पे भी वैसे उसी क्रम में चलेंगे हम, थोड़ा सा बस अंतर मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी सीटें लिख देता हूं, जितनी आपको याद होती है कर लीजिए, नहीं होती कोई खास बात नहीं। सबसे पहले 80 सीटें, कौन, उत्तर प्रदेश। वहां 31 सीटें थी उत्तर प्रदेश की, यहां 80 सीटें हैं। वहां देखिए 31 के बाद में 19, एक बड़ा गैप है, यहां पे भी एक बड़ा गैप है। 80 के बाद सीधे आइए 48 पे, और यहां महाराष्ट्र, वहां पे भी महाराष्ट्र। 19 के बाद में 18 पे तमिलनाडु। लेकिन राज्यसभा की सीटें तो 1950 में तय होगी, वो तय हो गई, कोई कुछ नहीं बढ़ा है। जबकि लोकसभा में जो सीटें हैं वो 10-10 वर्ष से जो परिसमन किया गया और जिस तरीके से आगे बढ़ी, उस लोकसभा की सीटें बढ़ी भी तो है ना, वैसे उन राज्यों की सीटें बढ़ गई जहां की सीट जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी। तो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के जब आप तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि उत्तर भारत की सीटें, जनसंख्या ज्यादा बढ़ी राज्यों की, तो यहाँ की सीटें भी ज्यादा बढ़ गई। दक्षिण भारत के राज्यों की चूंकि जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी, तो लोकसभा की सीटें भी धीमी गति से बढ़ी। तो यहाँ पे तमिलनाडु जो दक्षिण भारत का राज्य है वो यहाँ पे पिछड़ गया। अब देखिए, वहां 31, 19, फिर 18 पे तमिलनाडु, इसको छोड़ दीजिए, 18 के बाद 16 पे, पहले बिहार फिर बंगाल। अब देखिए, ध्यान रखें, जहां पे आपने राज्यसभा की सीटें याद की थी, मैंने एक से ज्यादा राज्य थे, जहां पे जो राज्य मैंने बिहार लिखा है फिर बंगाल लिखा है, तो उल्टा चलना है। अब यहाँ पे बाद वाला राज्य पहले आएगा, ये पहले वाला बाद में आएगा। तो यहाँ बिहार और बंगाल लिखा है मैंने, तो इसका मतलब यहाँ पहले बंगाल आएगा। तो 48 के बाद में 42 सीटें, और 42 सीटें कहाँ की, पश्चिमी बंगाल की। 16 वाला राज्य एक हो गया और 16 वाला राज्य दूसरा भी हो गया, यहाँ पे बिहार। 16 तक का मामला हो गया, लेकिन 18 वाला एक बाकी है, तो 18 वाले को अब ले आइए, ये तमिलनाडु। 39 सीटें तमिलनाडु की।
फिर देखिए 39 के बाद में वहां 16 थी, 18 के बाद में 16 हो गया, 16 तक का मामला पूरा है। 16 के बाद में 12 है कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य। 12 के बाद में 11 में आगम आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। अब उल्टा चलना है, पहले मध्य प्रदेश आएगा। तो 39 के बाद में सीधे 29 पे आ जाइए। 29 पे कौन? मध्य प्रदेश। मतलब ये कि 11 वाला एक राज्य आ गया है, 11 वाले 2 राज्य बचे और 12 वाला भी बचा हुआ है, तो 12 वाले को पहले ले आइए। 28 सीटें कर्नाटक की। 12 तक का मामला पूरा, 11 में एक आ गया। अब देखिए 11 में दूसरा ले आइए, आ गए मैं गुजरात, तो देखिए 26 सीटें गुजरात की। अब आ बचा, आ मतलब आंध्र प्रदेश बचा, तो 25 सीटें 2 राज्यों की है। 25 सीटें एक तो है राजस्थान की, और राजस्थान के साथ यहां पे आ जाएगा कौन? आंध्र प्रदेश। तो जहां राजस्थान के साथ राज्यसभा में राजस्थान के बराबर सीटें उड़ीसा की थी, लोकसभा में राजस्थान के बराबर सीटें आंध्र प्रदेश की। फिर देखिए 10 में राजस्थान के साथ उड़ीसा था ना, वहां राजस्थान तो आ गया। अब उड़ीसा की सीट यहां 21 है, उड़ीसा की 21 सीटें। 20 सीटें आपके 20, देखिए 10 के बाद वहां 9 पे केरल है, तो यहां 20 पे केरल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? फिर 7 पे आइए। 7 पे आपकी क्या था? सरदार मतलब पंजाब, असम और तेलंगाना, इस क्रम में लिखा था आपने। तो यहां सबसे पहले तेलंगाना आएगा, और यहां कितनी सीटें? 17 सीटें। कौन आएगा? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में आप पंजाब, असम, तेलंगाना की बात की थी, अब असम आगे आ गया, तो 14 सीटें 2 राज्यों की है। तो एक तो है असम की, लेकिन साथ में पंजाब के साथ नहीं है। 7 के बाद में 6 झारखंड, धोनी वाला झारखंड था, तो यहां झारखंड साथ, यहां झारखंड आ जाएगा। अब 7 वाला एक बच गया पंजाब, तो 13 सीटें पंजाब की। 7 तक का मामला पूरा, बल्कि 6 तक का मामला पूरा, झारखंड भी आ गया। 5 पे हरियाणा और छत्तीसगढ़ थे, तो यहां देखिए मैंने हरियाणा पहले लिखा है, छत्तीसगढ़ बाद में लिखा है, तो यहां छत्तीसगढ़ पहले आएगा। तो 11 सीटें छत्तीसगढ़ की और 10 सीटें हरियाणा की। पांच तक का मामला पूरा। 4 पे जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर पहाड़ी एरिया, वहां जनसंख्या धीमी गति से, तो 4 के बाद में 3 पे है हिमालय उत्तर दिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। पहले दिल्ली आएगा, तो 7 सीटें दिल्ली की। फिर 5 सीटें 2 राज्यों की। एक तो किसकी? जम्मू कश्मीर जो था, बच गया था, और एक उत्तराखंड। बीच में उत्तराखंड ही तो था, हिमालय उत्तर दिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश बच गया। 4 सीटें कहां की? हिमाचल प्रदेश की। 3 तक का मामला पूरा। 3 के बाद में 1-1 सीटें हैं, तो यहां देखिए 4 के बाद में 2-2 सीटें हैं, और 2-2 सीटें 5 राज्यों की हैं। और 5 कौन से राज्य? पूर्वोत्तर वाले देखिए, याद करिए पहले तो। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको वो नक्शा उस दिन बनवाया था। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड है, नागालैंड को छोड़ दीजिए, मतलब एक को छोड़ना है। नागालैंड के बाद में मणिपुर, तो मणिपुर की 2 सीटें। मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम है, मिजोरम, तो पहले आपने नागालैंड को छोड़ा, मणिपुर पे आ गए। मणिपुर के बाद मिजोरम आता है, मिजोरम को छोड़ा, आगे चले तो त्रिपुरा आ गया। त्रिपुरा की 2 सीटें। त्रिपुरा के ऊपर बांग्लादेश को छोड़िए, ऊपर चलेंगे तो मेघालय, और फिर एक देखिए गोवा। ये 5 राज्य हैं जिनकी कितनी कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। फिर 1-1 सीटों वाले राज्य, और 1-1 सीटें कहां कहां की है वो देखिए, मैं आपको यहां बता देता हूं। 1-1 सीटें कहां कहां की? एक तो है सिक्किम की, एक है नागालैंड की, एक है मिजोरम की। 3 तो है ये राज्य। फिर देखिए बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली आ गया, वर्तमान में 8 हैं, लेकिन दमन दीव और उसको
दादर नगर हवेली को अभी 1 कर दिया गया, इसलिए 8 हो गए, पहले 9 थे। तो 9 में से 1 दिल्ली को हटा दीजिए, बाकी 8 सीटें और, मतलब जिसमें लद्दाख आ गया 1, चंडीगढ़ आ गया 2, आपकी पांडिचेरी आ गया 3, लक्षद्वीप आ गया 4, दादर नगर हवेली आ गया 5, दमन दीव आ गया 6, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया 7, और एक और कौन सा बच गया? 7 ही है क्या? हाँ 7 ही तो है। अच्छा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश यहां गया ना, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश तो आ गए और 7 यहां पे हो गए। तो यहां पे अलग अलग अगर मैं लिखाना चाहूं तो चलिए लिख ही लीजिए, फिर जब बात ही चली है, लद्दाख, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, फिर दमन दीव, फिर लक्षद्वीप, फिर पांडिचेरी, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह। तो इस तरीके से ये आपके पूरे राज्यों की सीटें हैं लोकसभा में। जितना आपको याद रह सकता है उतना कर लीजिए। मेरे ख्याल से टॉप के 4-5 तो आप याद कर ही लीजिए। राजस्थान को याद कर लीजिए, राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश, इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा याद कर ही लीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। सीटों के बाद में हम बात करते हैं चुनाव की। हम सीधे चुनाव पे आते हैं। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, और लोकसभा के सदस्यों के अगर निर्वाचन की बात करते हैं तो आर्टिकल 81 में ही कहा गया, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आप जानते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा जो कि वयस्क हो चुका है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 326 में किया गया है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब मूल संविधान में इसके लिए जो आयु का निर्धारण था वो 21 वर्ष का निर्धारण था मूल संविधान में। लेकिन फिर 61वां संविधान संशोधन किया, और 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय में किया गया 1989 में। और ये करके इस आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18, न्यूनतम आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति वो वोट दे सकता है, ये प्रावधान किया गया है। फिर देखिए, गुप्त मतदान होता है, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव में खुला मतदान होता है। पद्धति क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये ध्यान रखें। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। 100 में से 51 वोट मिलने जरूरी नहीं है, 20 वोट जिसको मिले वो भी जीत सकता है, बशर्ते कि उसे बाकी के लोगों से ज्यादा वोट मिले। बस ज्यादा से ज्यादा वोट, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख है, 1 लाख वोटर्स हैं, और वोट दे रहे हैं 80,000 लोग वोट दे रहे हैं, 20,000 लोगों ने वोट नहीं दिया। ए को 80,000 में से 10,000 वोट मिले, और बी से लेकर 10वें नंबर तक के 9 लोगों को, 10 लोग कैंडिडेट खड़े हुए, मिलके 70,000 वोट मिले। लेकिन इनमें यो बी से लेकर 10वें नंबर तक के 9 लोगों में ये 70,000 वोट इस रूप में बंटे, इस तरीके से बंटे कि किसी को भी 10,000 वोट नहीं मिले। तो अब कौन जीत गया? 10 ए जीत गया। तो देखिए 1 लाख वोटों में से 10,000 वोट जिसको मिले वो जीत गया। तो 50,000 एक वोट मिलना जरूरी नहीं है 1 लाख में से, 10,000 वाला भी जीत सकता है, बशर्ते कि सबसे ज्यादा वोट मिले। ये आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है बस, ठीक है। चलिए समझिए, ये निर्वाचन क्षेत्र 1 सदस्य होते हैं, ये हमने बात कर ही ली थी। 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र,
परिसीमन में हमने बात कर ली थी। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ठीक है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व प्रदेश के आधार पर होता है, क्षेत्र के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर नहीं होता है। भारत में व्यवसाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया भी नहीं गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, जैसे मान लीजिए हर एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा हर कैंडिडेट, तो 543 निर्वाचन क्षेत्र, 543 कैंडिडेट, इस तरीके से प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। तो ये निर्वाचन से लेकर कुछ बिंदु थे। अब आगे समझिए आप मनोनयन। मनोनयन के बिंदु को थोड़ा सा इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये प्रावधान आजकल लागू नहीं है, निष्क्रिय है। इसलिए देखिए, मैं एक बार पहले 104वें संविधान संशोधन को विशेष रूप से बताने के लिए मैं एक बार आपको सारे आर्टिकल बता देता हूं। अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 और साथ में फिर 334। 330 में प्रावधान किया गया लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण। 331 में कहा गया लोकसभा में एंग्लो इंडियन। 332 में कहा गया विधानसभाएं, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, उनमें एससी एसटी का आरक्षण। और 333 में कहा गया विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन। इसका मतलब यह है कि ये दो आर्टिकल्स लोकसभा से संबंधित हैं, ये दो आर्टिकल्स विधानसभा से संबंधित हैं। लेकिन 330 और 332 इन दोनों का संबंध एससी एसटी से है और 330 और 333 इन दोनों का संबंध एंग्लो इंडियन से है। इसका मतलब यही तो हुआ, समझ रहे हैं आप? इन चारों ही प्रावधानों के लिए आरक्षण के प्रावधान किया गया और 334 में कहा गया कि यह आरक्षण मूल संविधान में लिखा गया 10 वर्ष तक लागू होगा। चूंकि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू था तो 25 जनवरी 1960 तक लागू होगा। 1960 आया, संविधान संशोधन किया, 10 वर्ष की जगह 20 वर्ष लिख दिया, मतलब 1970 तक लागू हो गया। 1970 आया, संविधान संशोधन किया, इसके जगह 30 लिख दिया, 1980 तक लागू हो गया। 80 आया, 40 लिख दिया, 1990 तक हो गया। 50 लिख दिया, 2000 तक हो गया। फिर 50 की जगह 60 लिख दिया, 2010 तक हो गया। 70 लिख दिया, 2020 तक हो गया। 2020 आया तो अब यहां 104वां संविधान संशोधन किया इसमें। मतलब अब तक जितने भी संशोधन करके जो आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई वो संशोधन कौन से आर्टिकल में होता है? 334 में होता है। 104वां संविधान संशोधन किया गया और इस 104वें संविधान संशोधन द्वारा कर क्या दिया गया, इसके द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 2030 तक कर दी, 10 वर्ष और बढ़ा दी। लेकिन यह ध्यान रखें, इसमें आरक्षण की सीमा केवल एससी और एसटी के लिए बढ़ाई गई, मतलब केवल 330 और 332 के लिए, इन दोनों के लिए बढ़ाई गई। 331 और 333 जो आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान था, इसके लिए सीमा को नहीं बढ़ाया गया, तो इसके लिए सीमा का प्रावधान 2020 में ही निष्क्रिय हो गया। तो वर्तमान में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को जो प्रावधान है लागू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 331 समाप्त हो गया या 333 समाप्त हो गया, ये नहीं। मतलब मान लीजिए 2030 में जाके आगे और लोकसभा या संसदीय संविधान संशोधन करके तो 10 साल अवधि और बढ़ाएगी आरक्षण की, हो सकता है उसमें एंग्लो इंडियन के लिए भी बढ़ा दे तो वापस भी लागू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक के लिए निष्प्रभावी हो गया। ठीक है, चलिए, यह आपका मनोनयन का प्रावधान हो गया। अब देखिए लोकसभा के कार्यकाल की बात कीजिए आप। और कार्यकाल का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 83 में। तो लोकसभा सामान्यतः 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल है। और कब से? उसकी पहली बैठक से, अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष की अवधि तक वो पद पर उसका कार्यकाल है। इस समय से पहले भी कोई सदस्य अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकता है, और यदि वो त्याग पत्र देगा तो किसको देगा? पीठासीन को देगा। पीठासीन मतलब स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। सदस्य जिसका यदि कोई पद रिक्त हुआ, वो पद रिक्त कैसे कैसे हो सकता है? मृत्यु से हो सकता है, त्याग पत्र से हो सकता है। तो यदि उसमें अयोग्यता आ गई तो हो सकता है। तो यदि पद रिक्त हुआ तो पद रिक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर अंदर नए सदस्य का चुनाव होना जरूरी है।
नया चुनाव होना जरूरी है। और ये किसी नए सदस्य का चुनाव क्या कहलाता है, इसे उपचुनाव कहते हैं। और इस तरीके से जो चुन के सदस्य आएगा वो शेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा, वो शेष कार्यकाल के लिए वो पद ग्रहण करेगा, शेष कार्यकाल के लिए रहेगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं रहेगा। ठीक है। देखिए, लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। भंग करना, विघटित करना एक ही बात है, डिसॉल्व किया जा सकता है। और यह बात कही गई है आर्टिकल 85 में। और भंग करेगा कौन? भंग करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। तो देखिए, लोकसभा, अब तक की लोकसभा की बात करें तो पहली लोकसभा 1952 से लेकर 1957, दूसरी लोकसभा 1957 से लेकर 1962, तीसरी लोकसभा 1962 से लेकर 1967, चौथी लोकसभा 1967 से लेकर 1970 के अंत तक थी। तो पहली बार लोकसभा भंग हुई, समझ रहे हैं आप। पांचवी लोकसभा 1971 में चुनाव हुए 1977 तक, ये भी समय से पहले भंग। हालांकि 6 साल दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन आप जानते हैं इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए जो आपातकाल में बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाया गया था। उस 1 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग कर दी गई इसको, तो ये भी समय से पहले भंग। फिर छठी लोकसभा 1977 के में चुनाव हुए 1979, अगस्त 1979 में इसे भंग कर दिया गया, तो ये भी समय से पहले। सातवीं लोकसभा 1980, जनवरी 1980 से दिसंबर 1984 तक, तो पूरा 5 साल का कार्यकाल है। फिर 1984 से लेकर 1989, फिर नवी लोकसभा 1989 से लेकर 1991, समय से पहले भंग। फिर 10वीं लोकसभा 1991 से लेकर 1996, ठीक है। 11वीं लोकसभा 1996 से लेकर 1998, समय से पहले भंग। फिर 12वीं लोकसभा 1998 से लेकर 1999, समय से पहले भंग। फिर 1999 से लेकर 13वीं लोकसभा 2004 तक, ये भी कुछ समय से पहले भंग कर दी गई। 14वीं लोकसभा 2004 से लेकर 2009 तक, 15वीं लोकसभा 2009 से लेकर 2014 तक, 16वीं लोकसभा 2014 से लेकर 2019 तक, और वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 से लेकर निरंतर। ये 17 लोकसभाओं का कार्यकाल है, जिसमें भंग कितनी बार हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार। लोकसभा अब तक 7 बार समय से पहले भंग की जा चुकी है, ये ध्यान रखें आप। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? लोकसभा के कार्यकाल में लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, 3 शब्द मैं आपको साथ साथ और बता देता हूं। एक होता है आम चुनाव, एक होता है मध्यावधि चुनाव, एक होता है उपचुनाव। आम चुनाव तो कौन से चुनाव को कहते हैं कि जो हर 5 साल से जो चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभाओं के, उन्हें आम चुनाव कहते हैं। यह आम चुनाव है। मध्यावधि चुनाव किसे कहेंगे? जब कोई लोकसभा समय से पहले भंग हो जाती है, तो अब जो यहां चुनाव होंगे वो मध्यावधि चुनाव है। ये यहां पे जो चुनाव हो वो मध्यावधि चुनाव है, क्योंकि लोकसभा भंग हुई और बीच में चुनाव हुई, तो मध्यावधि चुनाव। पूरी लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसमें भी पूरी लोकसभा के चुनाव है, इसमें भी पूरी लोकसभा के सारे सदस्यों के चुनाव है। उपचुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव, मान लीजिए किसी सदस्य का स्थान रिक्त हुआ, किसी सदस्य की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र की वजह से किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो गया, 1, 2, 5 जितने सदस्यों का, उन सदस्यों के जो चुनाव होंगे वो उपचुनाव है। समझ पा रहे हैं आप? और उपचुनाव से कोई सदस्य चुन के आता है तो वो शेष कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करता है। ये आपके लोकसभा के चुनाव है और एक कार्यकाल है। कार्यकाल के बाद देखिए, आप बात कीजिए शपथ की, और शपथ का जिक्र किया गया है आर्टिकल 99 में, हमने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ा था। और यह कहता है कि संसद के सदस्य, संसद की बात की गई है कि संसद के सदस्य किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? संसद सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के समक्ष
शपथ ग्रहण करेंगे। अब राज्यसभा के सदस्यों के लिए तो राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति को निर्धारित कर दिया, लेकिन लोकसभा के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा जो, क्योंकि लोकसभा के तो सारे सदस्य एक साथ चुन के आते हैं, तो लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन नवनिर्वाचित सदस्यों में से किसी एक अनुभवी सदस्य को वो क्या करता है, किस रूप में मनोनीत कर देता है, वो उसे प्रोटेम स्पीकर बना देता है। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, सभी सदस्यों को शपथ दिला देता है। तो सारे के सारे सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, वो सारे के सारे नवनिर्वाचित सदस्य वो किसके समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं, प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में सामयिक अध्यक्ष कहते हैं, यह भी नाम ध्यान रखना, सामयिक अध्यक्ष, ठीक है। जबकि प्रोटेम स्पीकर खुद अगर शपथ ग्रहण करेगा तो वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर भी तो लोकसभा का सदस्य ही है। तो ये लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेगा, तो ये तो करेगा राष्ट्रपति के समक्ष, और जितने ये सदस्य हैं वो सारे कर लेंगे प्रोटेम स्पीकर के समक्ष। समझ रहे हैं आप? प्रोटेम स्पीकर का काम केवल और केवल सदस्यों को शपथ दिलाना है बस। इसके बाद लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं, वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, और प्रोटेम स्पीकर सामान्य सदस्य के रूप में बैठ जाता है बस, ठीक है। ये आपके शपथ का प्रावधान आर्टिकल 99। अब देखिए आप, लोकसभा में एक चीज बची है, पदाधिकारी। और पदाधिकारी का जिक्र है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 93 से लेकर आर्टिकल 96 में। देखिए राज्यसभा में हमने पदाधिकारी देखे थे आर्टिकल 89, 90, 91, 92, 4। लोकसभा में फिर 93, 94, 95, 96। क्यों? क्योंकि राज्यसभा पहले आर्टिकल 80 में है, लोकसभा बाद में आर्टिकल 81 में है। तो यहां पदाधिकारी भी राज्यसभा के पहले आएंगे आर्टिकल 89 से 92, और राज्यसभा के बाद में आएंगे, लोकसभा के बाद में आएंगे 93 से 96। समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों, वो जो लोक पदाधिकारी है वो राज्यसभा के पदाधिकारी पहले हैं, लोकसभा के पदाधिकारी बाद में। समझिए कौन कौन से पदाधिकारी। 2 पदाधिकारी होते हैं, एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में। यहां से समझना आप बात को, लोकसभा अध्यक्ष थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना आप। लोकसभा अध्यक्ष में समझिए इस बात को कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। सबसे पहली बात तो ये है, हम पहले सामान्य बातें समझते हैं इसकी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि लोकसभा अध्यक्ष वो लोकसभा का सदस्य होता है, ये सदन का सदस्य होता है, ये होता है वो लोकसभा का ही एक सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये चुन लिया इसको, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके कार्यकाल की समझिए आप 5 वर्ष मत बता देना। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक होगा? सामान्यतः लोकसभा जब तक लोकसभा रहेगी तब तक रहता है, लेकिन विशेष तौर पे ध्यान रखें लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक होता है। पहली बैठक के ठीक पहले तक, और ऐसा इसलिए किया गया कि बाई चांस किसी लोकसभा का अगर मान लीजिए भंग हो गई तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव होंगे, तो उस अवधि में लोकसभा अध्यक्ष का पद बना रहता है। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का पद बना रहता है। तो वो जो नई लोकसभा, ये लोकसभा पुरानी लोकसभा है, भंग हो गई, नई लोकसभा यहां, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कब तक? इस नई लोकसभा की पहली बैठक के यहां ठीक पहले तक रहेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, फिर देखिए इससे पहले भी वो अपना त्यागपत्र देकर पद छोड़ सकता है,
त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, इससे पहले भी इसे समय से पहले पद से हटाया जा सकता है। और पद से कैसे हटाया जाएगा? तो आर्टिकल 96 में एक बात कहता है कि पहली बात तो ये कि जिस बैठक में इसे पद से हटाया जाएगा उस बैठक की अध्यक्षता ये नहीं करेगा। 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाए गए उसे पद से हटाने के प्रस्ताव को यदि लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्य जो उसके हैं, टोटल सदस्य, कुल सदस्य, उन सदस्यों के बहुमत से, मतलब पूर्ण बहुमत, कुल सदस्य संख्या के बहुमत, कुल के बहुमत से यदि इसके प्रस्ताव को पारित कर दे लोकसभा, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा अध्यक्ष की शपथ की बात। तो ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष इस पद के लिए कोई शपथ नहीं लेता, जबकि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ पहले ले चुका है। जो प्रोटेम स्पीकर ने उसको दिलाई थी वो ले चुका है। दूसरी बात यह कि उसका चुनाव होता है, उस चुनाव की तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति तय करता है। उस तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। मतलब ये कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव एक ही दिन नहीं होते हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष होंगे, फिर बाद में आगे जाके उपाध्यक्ष के होंगे। ठीक है, चलिए इसके कार्य क्या है उस कार्य को समझिए आप। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, स्पीकर के कार्य क्या है? और लोकसभा अध्यक्ष के कार्य की आप बात करते हैं तो सबसे पहली तो बात सदन की अध्यक्षता करना, पहला कार्य। सदन में सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, फिर और काम क्या है? सदन में गणपूर्ति को सुनिश्चित करना, फिर और काम क्या है? सदन के नियमों की व्याख्या करना, फिर और काम क्या है? निर्णायक वोट देना। पहले चरण में वोट नहीं देता, निर्णायक मत देता है। फिर और उसका काम क्या है लोकसभा अध्यक्ष का? वो समितियां जितनी भी हैं उन समितियों के अध्यक्षों को नियुक्त करना। इसके अलावा और उसका काम क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय करना। इसके अलावा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। ये बहुत विशेष काम है, देखना ये दो तो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो। फिर लोकसभा के सदस्यों की दल बदल संबंधी अयोग्यता के विवाद का निर्णय करना। तो ये काम है कुछ उसके, बहुत महत्वपूर्ण काम है लोकसभा अध्यक्ष के, विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य है। चलिए भारत में लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं हम। भारत में स्पीकर का पद वो कब आया और किस तरीके से, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो समझिए आप। भारत में स्पीकर का पद, तो भारत में स्पीकर के पद की बात करें हम तो ये पद सबसे पहली बार आता है 1919 के अधिनियम में। और 1919 का अधिनियम चूंकि प्रभाव में 1921 में आया, तो भारत में क्यों आया 1919 के अधिनियम में? क्योंकि दो सदन पहली बार 1919 के अधिनियम में आए, उससे पहले एक ही सदन था। द्विसदनीय व्यवस्था पिका ही 1919 के अधिनियम में आई। तो जब दो सदन हो गए तो स्पीकर का पद आया। फिर केंद्रीय विधानसभा कहते थे उस समय लोकसभा को, उसके अध्यक्ष के रूप में स्पीकर का पद आया। और 1921 में जो भारत के पहले स्पीकर बने वो कौन बने? फ्रेडरिक व्हाइट बने, ये भारत के पहले स्पीकर। और पहले डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष कौन थे? ये तो अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको आपने संविधान निर्माण में पढ़ा होगा, नाम सुना होगा ना आपने, अस्थायी अध्यक्ष, वो सच्चिदानंद सिन्हा इसके उपाध्यक्ष बने। भारत के पहले भारतीय स्पीकर की बात करें अगर,
तो पहले भारतीय स्पीकर थे विट्ठल भाई पटेल, और ये बने 1925 में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं भारत की आजादी के बाद की। तो भारत के प्रथम स्पीकर स्वतंत्र भारत के, और स्वतंत्र भारत के पहले स्पीकर कौन थे? वो थे मावलंकर थे ना, क्या नाम था उनका पूरा? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। और भारत के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मैं प्रथम उपाध्यक्ष की भी साथ में बता देता हूं, हालांकि उपाध्यक्ष हम आगे पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष की भी बता देता हूं। वो थे अनंत शयनम अयंगर। ये रीट परीक्षा में पूछा गया था, अभी जो रीट हुई थी 2021 में सॉरी, उसमें पूछा गया था अनंत शयनम अयंगर। फिर देखिए हम बात करते हैं आगे भारत के स्पीकर्स के बारे में। भारत के वर्तमान स्पीकर कौन है? वर्तमान स्पीकर है ओम बिरला, जिनका संबंध राजस्थान से है, कोटा से है। देखिए कुछ और बात कर लेते हैं, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले स्पीकर। अगर हम सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले स्पीकर की बात करें तो वो कौन है? वो हैं आपके बलराम जाखड़। बलराम जाखड़, और ये रहे थे 1980 से लेकर 1989 तक सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले स्पीकर रहे। तो फिर सबसे कम अवधि तक कौन रहे? न्यूनतम अवधि तक स्पीकर कौन रहे? तो न्यूनतम अवधि तक अगर आप एक व्यक्ति की बात करते हैं कि किस व्यक्ति ने का कार्यकाल सबसे कम रहा, वो तो है बलिराम भगत, जो 1976 से लेकर 1977 तक रहे थे। लेकिन यदि आप एक कार्यकाल की बात करें, एक कार्यकाल तक सबसे कम की बात करें, तो वो कार्यकाल रहा नीलम संजीव रेड्डी का, और नीलम संजीव रेड्डी 1977 में। उसकी वजह यह है कि उनका कार्यकाल सबसे कम हम इसलिए नहीं मान रहे इस रूप में, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। एक बार तो 1967 से लेकर 1969 तक, लगभग 2 साल तो वहां रहे थे, और फिर यहां पे रहे थे थोड़े समय के लिए यहां पे। तो वैसे दोनों को मिला के देखते हैं तो ज्यादा हो जाता है। तो एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो बलिराम भगत का सबसे कम है। लेकिन किसी एक कार्यकाल की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी ने 1977 में केवल कुछ महीनों के लिए वो लोकसभा अध्यक्ष बने थे। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और राष्ट्रपति बन गए थे उस समय। ठीक है, अगर हम भारत की महिला स्पीकर की बात करें तो महिला स्पीकर में देखिए सबसे पहली महिला स्पीकर वो मीरा कुमार, 2009 से लेकर 2014, और दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन, 2014 से लेकर 2019। ठीक है, ऐसे स्पीकर जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो ऐसे स्पीकर 2 रहे। एक स्पीकर तो रहे गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो रहे थे और जिनकी डेथ हो गई थी 1956 में, और दूसरे रहे जीएमसी बालयोगी, जिनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई, वायु दुर्घटना में। इनकी तो बीमारी की वजह से हुई, इनकी वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई 2002 में। तो बाई चांस आ जाए कि वायु दुर्घटना में किसकी मृत्यु हुई, तो वो ध्यान रखें ये मृत्यु होती है जीएमसी बालयोगी की। ठीक है, फिर देखिए अगर स्पीकर में आप और कुछ
अगर स्पीकर्स के संबंध में कुछ बात करें तो देखिए, ऐसे स्पीकर जिनके विरुद्ध पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया, हालांकि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ये बात अलग है, तो ये प्रस्ताव लाया गया गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध, हालांकि वो पारित नहीं हुआ। एक बात और, ऐसे स्पीकर जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, ये ध्यान रखें, तो ऐसे स्पीकर जो राजस्थान के राज्यपाल रहे, ऐसे स्पीकर में दो स्पीकर के नाम ध्यान रखने। एक तो है आपके कौन, एक तो है आपके सरदार हुकुम सिंह, उन्नीस से लेकर 1967 तक तो वो लोकसभा अध्यक्ष रहे, और 1967 से 1972 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। और दूसरे हैं बलिराम भगत, 1976 स्वतंत्र में तो लोकसभा अध्यक्ष रहे, और 1993 से 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। अगर हम बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो देश के राष्ट्रपति भी बने, हम ये बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी, ये राष्ट्रपति भी बने देश के। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, जिनको आपको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए, हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं। एक बात तो यह कि उपाध्यक्ष का भी चुनाव कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, और लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। इसका मतलब उपाध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है। एक बात तो ये। चलिए, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है? इसकी तिथि का निर्धारण स्पीकर करता है, जबकि स्पीकर के चुनाव की तिथि का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब दोनों के चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पहले होगा, उपाध्यक्ष का चुनाव बाद में होगा। फिर इसे भी जब ये उपाध्यक्ष नहीं होगा, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इसका एक ही काम है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करना। लोकसभा अध्यक्ष जब अनुपस्थित होगा तो वो सदन की अध्यक्षता करेगा। इसका काम केवल एक ही है। अब आपके एक बात और प्रश्न ये बनता है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं होंगे तो फिर सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में दो स्थितियां हैं, मैंने राज्यसभा में आपको बता दी थी, लोकसभा में भी वो की वो है कि यदि एक स्थिति तो यह है कि दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, एक स्थिति तो यह है। एक स्थिति है कि दोनों का पद रिक्त है, दोनों का पद ही खाली है, पोस्ट खाली है। तो यदि अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में तो उपाध्यक्षों की एक सूची पहले से ही सदन में तैयार होती है, और उस उपाध्यक्षों की सूची में जो 1, 2, 3, 4 नंबर पे पहले से जो क्रमांक पे पहले से ही सूची में जो नाम दिए गए हैं, वो क्रम से पहले अगर ये उपस्थित है तो ये करेगा, ये नहीं है तो फिर ये करेगा, ये भी नहीं है तो फिर ये करेगा। वो उपाध्यक्षों की सूची में जो पहले क्रम में उपस्थित सदस्य है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। और ये उपाध्यक्षों की सूची लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सदन पहले से ही चुन के तैयार रखते हैं। और लेकिन यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का ही पद ही खाली है तो फिर लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति उस लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। तो ये लोकसभा के संबंध में हमने आज लगभग सारी बातें कर ली है, और मैं समझ रहा हूं कि लोकसभा के बारे में इतनी जानकारियां आपके लिए पर्याप्त है। आगे की क्लास में हम बात करेंगे संसद के बारे में, सामान्य बातें। आप जैसे मान लीजिए आप में से कुछ विद्यार्थियों को ऐसा हो सकता है कि योग्यता की बात आपने नहीं की, तो योग्यता की बात हम लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों के सदस्यों की योग्यता की बात हम आगे कर लेंगे। तो अब आगे की क्लासेस में हम दोनों सदनों की सामान्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। विदा लेता हूं, धन्यवाद।